अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था उसका नाम था बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। मैंने आपको क्या डिस्कस करवाया, मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल क्या है। मैंने आपको बताया कि हमने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कहाँ पे होते हैं, आपकी बॉडी के अंदर होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर होते हैं। फिर हमने डिस्कस किया कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में क्या किस चीज़ से कंपोज होते हैं। बेसिकली वो बायो एलिमेंट से कंपोज होते हैं। और बायो एलिमेंट डिस्कस किए कि हमने ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, ये सब हमारे पास जो है ये बायो एलिमेंट्स है और इनका बेसिकली क्या क्या है। फिर हमने माइनर एलिमेंट्स पढ़े, माइनर बायो एलिमेंट्स पढ़े और हमने फिर मेजर बायो एलिमेंट्स पढ़े। इसके बाद हमने डिस्कस किया मेजर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जिसमें हमने डिस्कस किया न्यूक्लिक एसिड्स को, हमने डिस्कस किया प्रोटीन को, लिपिड्स को, डिफरेंट चीज़ों को डिस्कस किया। फिर हमने इसके बाद क्या डिस्कस किया, हमने इसके बाद डिस्कस किया कि हमारे पास ये कहाँ कहाँ मौजूद होते हैं और फिर इनकी क्या क्या फंक्शंस होते हैं। अब जो हमने डिस्कस करना है आज का जो लेक्चर है वो बेसिकली हमने फर्स्ट बायोलॉजिकल ऑर्गेनिक मैक्रो मॉलिक्यूल के बारे में डिस्कस करना है। कौन सा मॉलिक्यूल? मैक्रो मॉलिक्यूल, जो भी ऑर्गेनिक मतलब ऐसा मैक्रो मॉलिक्यूल, ऐसा बड़ा मॉलिक्यूल जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा भी हो और वो कार्बन से भी कंपोस्ट हो, तो हमारे पास वो मॉलिक्यूल्स ऑर्गेनिक मैक्रो मॉलिक्यूल कहलाता है। और ये बायोलॉजिकल है तो आपके पास जो बॉडी के अंदर एग्जिस्ट करता है। सबसे पहले हम जो है मैं आपको बताती हूँ कि आज के लेक्चर से आपको क्या पता चलेगा। अगर आप ये लेक्चर अटेंड करेंगे तो आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें पता चलेंगी। सबसे पहले आपको पता चलेगा कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। फिर हमने डिस्कस करनी है क्लासिफिकेशन। मैं आपको उसका ब्रीफ इंट्रो दूंगी कि क्लासिफिकेशन क्या है। फिर मैं डिस्कस करूंगी कि हमारे पास कौन कौन से बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर मॉलिक्यूल्स आते हैं, और इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट हम डिस्कस करेंगे मोनोसेक्राइड्स। ठीक है, मोनोसेक्राइड्स को डिस्कस करने के बाद हम इसके मॉलिक्यूलर और स्ट्रक्चरल फॉर्मूले को डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम रिंग स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसेक्राइड को डिस्कस करेंगे। फिर हम ऑन द बेसिस ऑफ नंबर जो हमारे पास क्लासिफाइड कौन है को क्लासिफाइड कार्बोहाइड्रेट उनको डिस्कस करेंगे, यानी हमारे पास ट्राइओस को डिस्कस करेंगे, हम पेंटोस को डिस्कस करेंगे और हम डिस्कस करेंगे हेक्सोस को। ठीक है, हम आज का हमारा लेक्चर किस चीज़ पे कंपोज्ड है? हमारा है सबसे पहले हम मेजर डिवीजन कार्बोहाइड्रेट को डिस्कस करेंगे। कार्बोहाइड्रेट के जो पार्ट है, जो डिवीजन है, उसके फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम मोनोसेक्राइड्स को डिस्कस करेंगे हम मॉलिक्यूलर और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ मोनोसेक्राइड्स, और उसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे रिंग स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसेक्राइड्स, और लास्ट में हम जो है ऑन द बेसिस ऑफ अ नंबर हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? ट्राइओस डिस्कस करेंगे, पेंटोस डिस्कस करेंगे और हेक्सोस डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम चले आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की तरफ। कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या? कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली हमारे पास ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें कार्बन और वाटर का जो रेशो होता है वो हमारे पास होता है 1:2। मतलब जो है ऐसे कंपाउंड जो कि हमारे पास कार्बन के हाइड्रेट्स हों उनको हम कार्बोहाइड्रेट कह सकते हैं। ये बेसिकली आपके पास पुराना जो है कॉन्सेप्ट है। मैंने पहले लेक्चर में भी आपको बताया है कि ये आपके पास क्लासिकल कॉन्सेप्ट है, ये पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसे भी हैं जो हम कार्बोहाइड्रेट में इंक्लूड करते हैं जिनका पर्टिकुलर रेशो 1:2 नहीं होता, और जो है वो जो है इन प्रॉपर प्रोपोर्शन नहीं होते। अगर हम क्लासिकल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग डिस्कस करें, अगर हम क्लासिकल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इसका जनरल फॉर्मूला बताऊं, अगर आपके पास ऐसा कोई स्ट्रक्चर है CxH2O और ये Y,
ठीक है, एक्स और वाई बेसिकली आपको क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं, आपको नंबर्स डिस्क्राइब कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द जनरल फार्मूला। आपके पास कार्बोहाइड्रेट ये चीज़ होती है बेसिकली, ये हमारे पास क्या होते हैं हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, और हम लोग क्या करते हैं जैसे कि हमारे पास कार्बन में अगर वाटर ऐड करेंगे आपके पास जो है कार्बोहाइड्रेट बन जाएगा, ये अकॉर्डिंग टू क्लासिकल व्यू है। बट अब मैं मॉडर्न व्यू की बात करूँगी, अगर हमारे पास मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या है, मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट ये है कि ये हमारे पास क्या होते हैं पॉलीहाइड्रोऑक्सी कीटोजेस एंड पॉलीहाइड्रोऑक्सी एल्डोजेस। अब इनके बाद आप सोच रहे होंगे कि ये कीटोजेस क्या है, ये पॉलीहाइड्रोऑक्सी क्या है, और ये हमारे पास क्या एल्डोजेस क्या है। अगर आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो आपने जाहिर सी बातें पढ़ा होगा 10th क्लास के चैप्टर में, केमिस्ट्री के चैप्टर में लास्ट ईयर के, आपके पास जब कोई ऐसा फॉर्मूला आ जाता है, ठीक है, आपके पास जो कार्बोनाइल ग्रुप हो जाए, जो कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड होता है, कार्बोनाइल ग्रुप अगर आपके पास 2 दाने अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच हो, यानी 2 दाने आपके पास कार्बन एटम के साथ अटैच हो, यहाँ पे मैं कहती हूँ CH3 है और यहाँ पे भी कहती हूँ कि मेरे पास CH3 है, तब हमारे पास कौन सा ग्रुप आ जाता है, हमारे पास कीटोनिक ग्रुप आता है। अगर इस R की जगह हमारे पास H अटैच हो, यानी हाइड्रोजन अटैच हो, तब वो ग्रुप हमारे पास क्या कहलाता है, हमारे पास कहलाता है एल्डिहाइड। अब हमने क्या डिस्कस करना है नेक्स्ट, अब हमने डिस्कस करना है कि सबसे पहले तो आपको पता चल गया कि कीटोन क्या होता है और एल्डिहाइड क्या होता है। अब आपके पास जो वर्ड है पॉलीहाइड्रोऑक्सी, OH ग्रुप को आप क्या कहते हैं हाइड्रोऑक्सी ग्रुप। जब एक कंपाउंड के साथ या एक कार्बन एटम के साथ बहुत ज्यादा OH ग्रुप अटैच हो या ज्यादा कार्बन के साथ OH ग्रुप अटैच हो, तब आप उसको क्या कह सकते हैं पॉलीहाइड्रोऑक्सी, क्योंकि इसमें पॉली मतलब मेनी एंड हाइड्रोऑक्सी मतलब OH। तो आपके पास इसका क्या डेफिनेशन आ गई कार्बोहाइड्रेट्स की, दे आर एक्चुअली polyhydroxy ketones एंड पॉलीहाइड्रोऑक्सी एल्डिहाइड्स। अगर हम स्ट्रक्चर की तरफ देखें, हमारे पास ये स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं एल्डोजेस के, कीटोजेस के, ट्राइओजेस, पेंटोजेस और हेक्सोजेस के। तो आपके पास जो है ये नजर आ रहा है कि हमारे पास जो है एल्डोज हमारे पास ग्लाइसरल एल्डिहाइड दिया है और कीटोस हमें दिया डिहाइड्रोऑक्सी एसीटोन दिया है, और ट्राइओस की बात करें तो ग्लाइसरल एल्डिहाइड दिया है, और पेंटोस की बात करें तो राइबोस और हेक्सोस। तो मतलब हमारे पास जो है, अगर आप अपनी बुक खोलें और नेक्स्ट पेज के ऊपर स्विच करें तो आपको पता चलेगा उसमें जो है आपके पास कहीं पे एल्डिहाइडिक ग्रुप अटैच है, यानी कि आपके पास कार्बोनाइल ग्रुप के साथ हाइड्रोजन अटैच है और एक साइड पे कार्बन अटैच है। और अगर दूसरी साइड आप देखें, दूसरे एग्जाम्पल देखें, नीचे की तरफ देखें जहाँ पे आपके पास कीटोसिस वर्ड लिखा है, वहां पे आपके पास दोनों कार्बोनाइल ग्रुप यानी C डबल बॉन्ड O ग्रुप के आसपास आपके पास 2 कार्बन एटम अटैच है, तो वो हमारे पास क्या है पॉलीहाइड्रोऑक्सी कीटोसिस। अब ये हमारे पास जनरल डेफिनेशन आ गई। अब हमें डिस्कस करूंगी क्लासिफिकेशन इसकी क्या, क्लासिफिकेशन डिस्कस की है। अब हम क्लासिफिकेशन हम किस बेसिस पे डिस्कस करते हैं, हम क्लासिफिकेशन डिस्कस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मोनोमर्स इट फॉर्म्स, ठीक है। ऑन द बेसिस अगर हम लोग इसकी क्लासिफिकेशन करें ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमर के, जो हमारे पास मोनोमर यूनिट ये देता है, यानी हमारे पास अगर हम उसमें क्या डालते हैं वाटर डालते हैं, हाइड्रोलाइसिस के बाद जो हमारे पास यूनिट देता है उसकी बेसिस पर अगर डिस्कस करें तो हमारे पास 3 क्लासेस आ जाती हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं मोनोसेक्राइड, फिर हमारे पास आ जाते हैं पॉलीसेक्राइड, ठीक है, ये मेजर है। लेकिन पॉलीसेक्राइड के अंदर और भी फर्दर आपके पास डाइसेक्राइड आ सकते हैं, ट्राइसेक्राइड आ सकते हैं, टेट्रासेक्राइड आ सकते हैं, पेंटासेक्राइड है वो फर्दर आपके पास आ जाए, लेकिन आपकी बुक में जो दिया हुआ वो डाइसेक्राइड दिया हुआ है। लेकिन पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये होते क्या है, हमें नाम तो पता चल गया है कि ये क्लासिफिकेशन है। मोनोसेक्राइड वो यूनिट्स होते हैं जब हम लोग पानी ऐड करते हैं, कार्बोहाइड्रेट में वाटर ऐड करते हैं, तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास
कोई यूनिट ऐड नहीं होता, हमारे पास इंडिविजुअल यूनिट होता है, कोई मतलब ब्रेक डाउन नहीं होता है, कुछ नहीं होता। ऐसे मोनोसेक्राइड्स जो हाइड्रोलाइसिस के बाद हमारे पास कोई यूनिट नहीं देते, उन्हें हम कहते हैं मोनोसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं? कार्बोहाइड्रेट के ग्रुप से। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो खुद मोनोमर्स हो और पॉलीमर्स ना हो, उस कार्बोहाइड्रेट्स को हम कहते हैं मोनोसेक्राइड्स। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास यहाँ देखें, आपके पास ग्लाइसरल एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर है, आपके पास डाईहाइड्रो ऑक्सी एसीटोन का स्ट्रक्चर है, ये ग्लाइसरल एल्डिहाइड, राइबोस और ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, तो ये सब आपके पास क्या है? ये सब आपके पास मोनोसेक्राइड है। अगर हम इनकी हाइड्रोलाइसिस करें, ये हमें हाइड्रोलाइसिस नहीं देंगे, बट अगर हम इनकी कंडेंसेशन करें तो ये कंडेंसेशन देंगे हमें, लेकिन हाइड्रोलाइसिस नहीं देंगे, क्योंकि एक्चुअली में खुद ही मोनोमर्स होते हैं, तो कैसे वापस अपने मोनोमर्स में फॉल हो जाए। तो ये आपके पास बेसिकली क्या है? मोनोसेक्राइड। और पॉलीसेक्राइड की अगर बात करें, पॉली मतलब मेनी एंड सेक्राइड मीन्स स्वीट। ये जो हैं ये पॉलीसेक्राइड, ये बेसिकली पॉलीमर्स होते हैं। पॉलीमर्स मतलब अगर हम इसमें वाटर ऐड करें, ये अपने रिस्पेक्टिव कंपोनेंट में गिर जाएंगे। अगर वो 2 मोनोमर से बने हैं तो फिर वो 2 मोनोमर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर वो 3 मोनोमर से बने यानी ट्राइसेक्राइड है, तो फिर ये अपने 3 मोनोमर्स में हाइड्रोलाइज हो जाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें और फर्दर कि हमारे पास बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी होते हैं और बहुत ज़्यादा वो भी होते हैं, सिंपलर भी होते हैं। सबसे पहले अगर मोनोसेक्राइड की, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास ग्लाइसरल एल्डिहाइड, हाइड्रोक्सी एसीटोन और राइबोस और ग्लूकोज आपके पास जो है इंडिविजुअल यूनिट्स हैं, मोनोमर्स हैं, या आपके पास मोनोसेक्राइड हैं कार्बोहाइड्रेट के। तो फिर पॉलीसेक्राइड की एग्जांपल में हमारे पास आ जाएगा सेलुलोज। सेलुलोज हमारे पास क्या है? पॉलीसेक्राइड है। इसके अलावा हमारे पास काइटिन, काइटिन के अलावा हमारे पास ग्लाइकोजन, ठीक है। ग्लाइकोजन के अलावा हमारे पास और कौन से आ जाते हैं? हमारे पास आ जाते हैं माल्टोज, लैक्टोज, ये सब आपके पास जो है डाइसेक्राइड्स है, या फिर हमारे पास पॉलीसेक्राइड है। इनमें से जो डाइसेक्राइड है वो आपके पास माल्टोज है, और जो पॉलीसेक्राइड्स हैं यानी हमारे पास बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल यूनिट से कंपोज होते हैं, वो है सेलुलोज, काइटिन एंड ग्लाइकोजन। ये आपके पास बेसिक क्लासिफिकेशन आ गई। किसकी? आपके पास आ गई कार्बोहाइड्रेट्स की। अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे मोनोसेक्राइड्स कि आया मोनोसेक्राइड्स क्या होते हैं। हम मोनोसेक्राइड को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि मोनोसेक्राइड क्या होते हैं। अगर इसके जनरल फार्मूला की तरफ बात करें, जनरल फार्मूला हमारे पास है CXH2OY। ये X और Y जो है आपके पास क्या है? नंबर है। क्या नंबर्स, जो भी आपके पास नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स है, उतने ही आपके पास वाटर मॉलिक्यूल अटैच होंगे किसके साथ? उस कार्बन आइटम के साथ, ठीक है। जितने आपके पास नंबर ऑफ क्या कहते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स है, उतने ही कार्बन आइटम्स आपके पास अटैच होंगे। तो ये दोनों इंटरलिंक्ड हो गए एक दूसरे से। तो मोनोसेक्राइड क्या है? वो जो हमारे पास हाइड्रोलाइसिस का रिएक्शन ना दे, यानी हमारे पास क्या है? इंडिविजुअल यूनिट ऑफ एनी पॉलीसेक्राइड इज अ मोनोसेक्राइड। मतलब पॉलीसेक्राइड का इंडिविजुअल जो यूनिट है, जो इकलौता यूनिट है, मोनोमर है, वो आपके पास बेसिकली क्या होता है? मोनोसेक्राइड होता है, ठीक है। ये बात हमने डिस्कस की मोनोसेक्राइड की। अगर इसके एग्जांपल्स की बात करें तो आपको मैंने जैसे बोला, मोनोसेक्राइड आपके पास ग्लूकोज होता है, ठीक है। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर अगर हम देखें, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देख के हमें लगता है कि हेक्सोज है, ठीक है, हेक्सोज है। और इसके साथ कौन सा हेक्सोज है? हमारे पास है एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइडेड हेक्सोज है। मतलब इसमें जो है आप अगर देखें कार्बोनाइल ग्रुप के साथ हाइड्रोजन अटैच है, तो मतलब आप समझ गए इसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप है। और ये हमारे पास कौन सा है? हेक्सोज है, हमारे पास एल्डिहाइडिक हेक्सोज है। अगर हम बात करें राइबोस की, राइबोस शुगर की बात करें, जो हमारे पास एक पेंटोज है, उसमें वो भी हमारे पास क्या है? एल्डिहाइडिक मोनोसेक्राइड है। मतलब इसमें भी हमारे पास कौन सा यूनिट है? हमारे पास एल्डिहाइड है। इसी तरह अगर आप एग्जांपल लें ग्लाइसरल एल्डिहाइड, जो हमारे पास ट्राइओस है, यानी इसमें 3 कार्बन है, ठीक है, और एक
कार्बन के साथ हमारे पास एल्डिहाइडिक ग्रुप अटैच है, यानी एक कार्बन के साथ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अटैच है, और बाकी जो उनके साथ है अल्कोहल अटैच है, यानी OH ग्रुप अटैच है। या आप अगर केमिस्ट्री के स्टूडेंट है तो आपको OH का पता चल जाएगा कि OH हमारे पास अल्कोहलिक ग्रुप के साथ होता है। ग्लाइसरल एल्डिहाइड है, ये आपके पास बेसिकली इसमें क्या है, हमारे पास ये ट्राइओज है और ये भी आपके पास एल्डिहाइडिक मोनोसेक्राइड है। ठीक है, अब हमने बात करना है कीटोनिक ग्रुप की भी कोई बात कर लेते हैं। डिहाइड्रोऑक्सी एसीटोन जो आपके पास एक कार्बोहाइड्रेट है, वो आपके पास एक्चुअल में कीटोनिक सेक्राइड है। ठीक है, इसमें जो इंडिविजुअल यूनिट है उसमें हमारे पास 3 कार्बन एटम है, और जो सेकंड नंबर का कार्बन एटम है 1 2, ये जो सेकंड नंबर का कार्बन एटम है उस पे आपके पास कार्बोनाइल ग्रुप अटैच है। जैसे आप देख लें, ये देखिए कार्बन कार्बन और ये कार्बन, ये 1 ये 2 और ये 3, जो 2 वाला ग्रुप है उसके पास आपके डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बन रहा है, और आसपास आपके पास 2 अल्काइल ग्रुप है, यानी R के ग्रुप है, 2 कार्बन के ग्रुप है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कीटोनिक ग्रुप है, और ये हमारे पास कौन सा कीटोनिक है, ये भी हमारे पास ट्रायोस है, यानी इसमें 3 कार्बन है, लेकिन ये हमारे पास कीटोनिक है। ये इन सेंस अगर हम कहें कि जो ग्लाइसरल एल्डिहाइड और डिहाइड्रोऑक्सी एसीटोन है, इनमें क्या बेसिक डिफरेंस है कि एक में जो है, देखिए एसीटोन आपको वर्ड यूज किया और यहाँ पे एल्डिहाइड वर्ड यूज किया, तो आपको एल्डिहाइड से पता चल गया कि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, और एसीटोन यानी ONE के से आपको पता चल गया है, इस प्रीफिक्स सफिक्स से आपको पता चल गया है कि ये हमारे पास कीटोनिक ग्रुप है। और फिर ये आपके पास ये एल्डोजेस एक फिर आ गया ग्लाइसरल एल्डिहाइड, ये आपके पास एग्जाम्पल आ गई, ये आपके पास सारी जो रिएक्शंस एग्जाम्पल आ गई। अगर इस फॉर्मूले की बात करें, ये हमारे पास स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है हमारे पास? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये आपको स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर रहा है, किसका? आपको रिप्रेजेंट कर रहा है मोनोसेक्राइड का। इसके अलावा हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी होता है, जैसे कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग ग्लाइसरल एल्डिहाइड की बात करें, C3H6NO3। ठीक है, ये आपके पास ग्लाइसरल एल्डिहाइड और डिहाइड्रोऑक्सी एसीटोन का फॉर्मूला है, और ये जो C6H12O6 ये आपके पास ग्लूकोज का फॉर्मूला है। इसको देखें, मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बेसिकली आपको बता रहे हैं कि आपके पास इस कंपाउंड में कितने मॉलिक्यूल्स है, तो इस वजह से इसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का नाम दिया। और ये जो फॉर्मूला आपकी बुक में टेबल में बना हुआ है, ये आपके पास स्ट्रक्चरल फॉर्म है, क्योंकि आपको ये स्ट्रक्चर बता रहे हैं। ठीक है, द नेक्स्ट थिंग जो हम डिस्कस करेंगे वो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हमने डिस्कस कर लिया। अब हम जो है रिंग स्ट्रक्चर्स डिस्कस करेंगे। रिंग स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे कि जो पेंटोज होते हैं और हेक्सोज होते हैं, यानी वो मोनोसेक्राइड्स, यानी वो कार्बोहाइड्रेट जिनमें हमारे पास पेंटोज और हेक्सोज है, उनको जब हम वाटर में डालते हैं तो वो हमारे पास एक स्टेबल चेन के बजाय रिंग बना लेती है। क्या बना लेती है? स्टेबल चेन के बजाय हमारे पास एक रिंग बना लेती है। ठीक है, अगर मैं पेंटोज की बात करूं तो पेंटोज हमारे पास कौन सी रिंग स्ट्रक्चर बनाता है? वो हमारे पास बनाता है एक पेंटागोनल स्ट्रक्चर बनाता है, यानी हमारे पास 5 साइडेड स्ट्रक्चर बनाता है। और अगर मैं हेक्सोज की बात करूं तो वो हमारे पास 6 साइडेड स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। क्या? हमारे पास 6 साइडेड स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। अगर आप यहाँ पे देखें, आपके पास जो है बुक में दिया गया है, या आप यहाँ पे स्लाइड पे देखें, ये आपको दिखाया है ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज को हमने वाटर में डाला तो हमारे पास क्या बन गया? 2 रिंग्स बन गई, एक अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। अब आप वो सोच रहे होंगे कि अल्फा ग्लूकोज क्या और बीटा ग्लूकोज क्या है। अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जो फर्स्ट कार्बन पे आपके पास जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है यानी OH ग्रुप आपके पास नीचे की तरफ हो, बिलो द रिंग हो, तो आपके पास ये कौन सा है? अल्फा ग्लूकोज है। और अगर आपके पास अबव द रिंग है, कौन सा? OH ग्रुप ऑन द फर्स्ट कार्बन, अगर आपके पास ऊपर की तरफ हो तो ये आपके पास क्या है? बीटा ग्लूकोज है।
आपको समझ आएगी बेसिकली केमिस्ट्री के जो ये स्ट्रक्चर्स हैं, अगर आप केमिस्ट्री अच्छी नहीं है तो ये चैप्टर आपको बिल्कुल मुश्किल लगेगा, क्योंकि इसमें जो है जो टर्म्स लाइटली इन्वॉल्व हैं वो हमारे पास केमिस्ट्री की टर्म्स हैं। ठीक है, वापस मैं आपको समझाती हूँ कि हमारे पास स्ट्रिंग स्ट्रक्चर्स कैसे बनते हैं। जो हमारे पास स्ट्रिंग स्ट्रक्चर ग्लूकोज के बनते हैं, जैसे हम ग्लूकोज को पानी में डालते हैं, वो हमारे पास एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाते हैं, हेक्सागोनल रिंग बनाते हैं। हेक्सागोनल मतलब हमारे पास 6 साइडेड रिंग बनाता है। जो ऑक्सीजन होता है, ठीक है, किसका ऑक्सीजन होता है, फर्स्ट कार्बन का ऑक्सीजन होता है, वो लिंक करता है 5 कार्बन के साथ, और जो हमारे पास इसका 5 कार्बन का OH ग्रुप है वो रिंग के बाहर आ जाता है, और जो 6 कार्बन है वो भी हमारे पास रिंग के बाहर आ जाता है। ठीक है, फिर हमने डिस्क्राइब किया कि हमारे पास अल्फा और बीटा ग्लूकोज में क्या डिफरेंस है। अल्फा ग्लूकोज हमारे पास ऐसा ग्लूकोज है जिसके हमारे पास OH ग्रुप ऑन द फर्स्ट कार्बन बिलो द रिंग हो, मतलब हमारे पास बिलो द कार्बन एटम हो। और अगर हम लोग बीटा ग्लूकोज की बात करें, जो हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा वो अबव द कार्बन एटम होगा या अबव साइड ऑफ द रिंग होगा। ये हमारे पास बेसिकली रिंग स्ट्रक्चर आ गया। अब हमने डिस्कस करना है, जो नेक्स्ट चीजें हमने डिस्कस करना है, ट्रायोज, पेंटोज एंड हेक्सोज। ठीक है, ट्रायोज अब हमारे पास कौन से होते हैं, हमारे पास मोनोसेक्राइड, और फिर हम डिस्कस करेंगे कि ये हमारे पास कहाँ कहाँ यूज होते हैं। फिर हम डिस्कस करेंगे पेंटोज कि पेंटोज हमारे पास क्या होता है, और फिर डिस्कस करेंगे कि हमारे पास कहाँ कहाँ इन्वॉल्व होता है, और फिर लास्ट में हम डिस्कस करेंगे हेक्सोज, और वो हेक्सोज हमारे पास कहाँ कहाँ इन्वॉल्व होता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बनाते हैं ट्रायोज। और अब मैं अगर आपको बात बताऊं आइसोमर्स की, ठीक है, इनके जो फॉर्मूलाज होते हैं वो सेम होते हैं। तो ये ट्रायोज के सबके ट्रायोज के फॉर्मूला सेम होंगे, लेकिन स्ट्रक्चर की वजह से इनको डिफरेंट नाम दिया है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें ट्रायोज की, जो हमारे पास है, एक है ग्लाइस्ट्रल एल्डिहाइड और डिहाइड्रोऑक्सी एसीटोन। ठीक है, ये हमारे पास 2 किस्म के नाम आ गए। ठीक है, और इन दोनों के अगर फॉर्मूला बात करें तो फॉर्मूला बिल्कुल सेम हो गया, आपने कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ स्ट्रक्चर में डिफरेंस होगा, उसकी वजह से हमारे पास थोड़ा डिफरेंस अलाय होगा। सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें ट्रायोज की, जिसका फॉर्मूला है हमारे पास C3H6NO3, और अगर इसकी एग्जांपल बात करें कि हमारे पास कौन कौन से कंपाउंड हमारे पास ट्रायोज होते हैं, कौन कौन से मोनोसेक्राइड्स हमारे पास ट्रायोज होते हैं, हमारे पास होते हैं डिहाइड्रोऑक्सी एसीटोन, और हमारे पास होते हैं ग्लाइसरल एल्डिहाइड। और अगर बात करें तो ये कहाँ पे होते हैं, ये दोनों जो नहीं हमारे पास इंटरमीडिएट होते हैं। किसमें हमारे पास इंटरमीडिएट होते हैं, हमारे पास होते हैं रिस्पायरेशन में और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, ये यूजुअली हमारे पास इंटरमीडिएट होता है। जब हम बायोएनर्जेटिक्स डिस्कस करेंगे तो आपको मैं बाकायदा बताऊंगी कि हाँ, डिहाइड्रोऑक्सी एसीटोन जो आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा है वो यहाँ पे इंटरमीडिएट काम कर रहा है, और ग्लाइस्ट्रल एल्डिहाइड जो हमारे पास है वो यहाँ पे इंटरमीडिएट बनाते हैं। इंटरमीडिएट बेसिकली क्या होता है, इंटरमीडिएट हमारे पास एक ट्रांजिशनल कंपाउंड होता है जो थोड़े अरसे के लिए रिएक्शन के दरमियान बनता है, लेकिन वो स्टेबल ना होने की वजह से वो किसी और स्टेबल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हमारे पास ट्रायोज यूजुअली इंटरमीडिएट के तौर पे काम करते हैं। फिर हम अगर डिस्कस करते हैं पेंटोज की, सबसे पहले अब हम जो डिस्कस कर रहे हैं पेंटोज की, पेंटोज का जो फॉर्मूला है वो है C5H10NO5। ये आपके पास बेसिकली फॉर्मूला है पेंटोज का। अगर हम इसकी एग्जांपल लें, हमारे पास आएगा डिहाइड्रोऑक्सी राइबोस, और हमारे पास आएगा राइबुलोज। ठीक है, डिहाइड्रोऑक्सी राइबोस की अगर हम बात करें, या हमारे पास राइबोस शुगर की हम बात करें, इसमें आपके पास राइबोस भी आ गया, ये देखें राइबोस भी, और डिहाइड्रोऑक्सी राइबोस और राइबुलोज भी आ गया। राइबोस की अगर बात करें, राइबोस आपके पास किधर इन्वॉल्व होता है, एटीपी में, एटीपी फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है, एनएडी फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है, एफएडी फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है। ये जो है बेसिकली हमारे पास जो नहीं है एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं ड्यूरिंग देयर ब्रेकडाउन। तो ये हमारे पास सेलुलर करेंसीज होती हैं। तो अगर इसको हम जो है आगे बायोएनर्जेटिक्स के चैप्टर में ज़्यादा फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन आप यहाँ तक ये याद रखें कि राइबोस, इनमें जो है राइबोस इन्वॉल्व होती है। एटीपी का जब स्ट्रक्चर पढ़ूंगी तभी मैं आपको बताऊंगी कि राइबोस किस रीजन पे। फिर हमारे पास है डिहाइड्रोऑक्सी राइबोस। डिहाइड्रोऑक्सी राइबोस आपके पास डीएनए के
स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। डीएनए का स्ट्रक्चर, डीएनए आपको पता है किस लिए होता है, डीएनए आपके पास हेरिडेटरी मटेरियल है, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, उसको ट्रांसफर करता है। फिर हमारे पास है राइबोलोस। राइबोलोस हमारे पास RUBP एक हमारे पास कंपाउंड होता है, वो जो है कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर के तौर पे काम करता है। कौन क्या किस तौर पे काम करता है, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर के तौर पे काम करता है फोटो रिस्पायरेशन के प्रोसेस में। वो भी मैं आपको तब डिस्कस करूंगी जब हम लोग बायो एनर्जेटिक चैप्टर डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप ये याद रखेंगे हमारे पास RUBP में इन्वॉल्व होता है क्या, हमारे पास राइबोलोस, और हमारे पास एक्टिवली इन्वॉल्व होता है। अब हमने डिस्कस करना है जो थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट जो है हमारे पास है हेक्सोसिस। अगर हम हेक्सोसिस की बात करें, अगर इसके फॉर्मूले की बात करें, आपके पास है C6H12O6। और अगर आप बचपन से ये पढ़ते आ रहे हैं, आपके पास फॉर्मूला किसका है, ग्लूकोज का, ठीक है। ग्लूकोज के अलावा ये फ्रुक्टोज का भी यही फॉर्मूला है, और आपके पास ग्लैक्टोज का भी यही फॉर्मूला है। तो अगर अब बात की जाए कि इनमें डिफरेंस क्या है, इनमें अब बेसिकली डिफरेंस है आपके पास एल्डिहाइडिक ग्रुप का और कीटोनिक ग्रुप का। जैसे हम लोग ग्लूकोज में डिस्कस कर चुके हैं, ये हमारे पास ग्लूकोज में एल्डिहाइडिक ग्रुप इन्वॉल्व है, फ्रुक्टोज में हमारे पास कीटोनिक ग्रुप इन्वॉल्व है, और ग्लैक्टोज में हमारे पास OH ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट है, ठीक है। ये हमारे पास बेसिक डिफरेंस है। और अगर बात की जाए कि किस चीज़ में इन्वॉल्व है, इनको क्यों हम लोग डिफर कर रहे हैं या फिर हम लोग क्यों एक दूसरे से डिफर कर रहे हैं, तो ये हमारे पास किस में इन्वॉल्व है, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और ग्लैक्टोज हमारे पास एक्टिवली इन्वॉल्व है इन आर रिस्पायरेशन प्रोसेस, क्योंकि ये एज अ सबस्ट्रेट काम करता है। क्या काम करता है, एज अ सबस्ट्रेट काम करता है किस प्रोसेस में, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेलुलर रिस्पायरेशन, और ये प्रोड्यूस होता है आफ्टर द फोटोसिंथेसिस ऑफ द प्लांट। सही है, ये आपको बेसिकली पता है, ये आपको बचपन से ही पता है। C6H12O6 पे हमारे पास क्या होता है, रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है, और वो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ब्रेक हो जाती है। इसी तरह अगर हम डिस्कस करें कि हमारे पास फोटोसाइंथेसिस के प्रोसेस में क्या होता है, फोटोसाइंथेसिस के प्रोसेस में हमारे पास इसका रिवर्स होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, और हमारे पास क्या रिजल्ट करते हैं, हमारे पास रिजल्ट करते हैं C6H12O6, यानी हमारे पास ग्लूकोज रिजल्ट करते हैं। तो आपको पता चल गया कि हेक्सोस क्या होता है, हमारे पास ऐसे ऐसे जो शुगर जिसमें हमारे पास 6 कार्बन एटम हो, और उसके साथ ही हमारे पास 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स अटैच हों, वो हमारे पास क्या कहती है, एक्सोस। अगर उसकी एग्जांपल है, हमारे पास ग्लूकोज आ गई, फ्रुक्टोज आ गई और ग्लैक्टोज आ गई, और ये बेसिकली इन्वॉल्व कहाँ है हमारे पास, ये क्या करते हैं, एज अ सबस्ट्रेट ऐड करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन, एंड दे आर एक्टिंग एज अ प्रोडक्ट इन व्हिच प्रोसेस, इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो आपको ये सब कुछ पता चल गया। हमने वापस डिस्कस करती हूँ, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिस्कस किया किसका, मोनोसेक्राइड्स का। फिर हमने इनकी रिंग फॉर्म डिस्कस की, रिंग फॉर्म डिस्कस करने के बाद हमने ट्रायोज डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया कि पेंटोज क्या होता है, फिर हमने डिस्कस किया कि हमारे पास हेक्सोस क्या होता है। बेसिकली अगर लेक्चर को मैंने जो आपको लर्निंग आउटकम्स बताए थे, आपको मैंने क्या क्या बताए थे, आपको बताए थे कि हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, फिर कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट क्लासिफिकेशन के बाद हम मोनोसेक्राइड पढ़ेंगे, मोनोसेक्राइड के बाद हम इसके जो है फर्दर सब यूनिट्स डिस्कस करेंगे, यानी ट्रायोज, पेंटोज और हेक्सोस। हमने इनके स्ट्रक्चरल फार्मूला एज वेल एज मॉलिक्यूलर फार्मूला डिस्कस किए, हमने ट्रायोज, पेंटोज और हेक्सोस के यूजेस डिस्कस किए। तो ये सारे आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट थे इस टॉपिक से रिलेटेड, और ये आपके लिए चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इसको अपनी डायरेक्ट लाइफ से लिंक करें तो आपको ये चैप्टर पढ़ने में और समझने में ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि ये चैप्टर इंतहा से ज़्यादा ईजी है। केमिस्ट्री अगर आपकी अच्छी है तो ये आपके लिए चैप्टर बहुत अच्छा होगा, ठीक है। मैंने आपको डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बताए, आपको मैंने इनमें सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बताती हूँ जो आप पेपर के लिए प्रिपेयर करें, वो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, रिंग स्ट्रक्चर भी प्रिपेयर करें, और हमारे पास जो है लीनियर स्ट्रक्चर भी डिस्कस करें। और इसके अलावा अगर जो बाकी ट्रायोस, पेंटोस और हेक्सोस, उसके इतने इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर नहीं, लेकिन आप प्रिपेयर कर लें तो कोई गलत नहीं होगा, अच्छा ही होगा आपके लिए, पेपर में आपके लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है। फिर हमने क्या, फिर मैं आपको बता देती हूँ कि हमने क्या डिस्कस किया। हमने डिस्कस किया कार्बोहाइड्रेट, हमने डिस्कस की क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, हमने डिस्कस किया मोनोसेक्राइड्स, मोनोसेक्राइड्स के हमने डिफरेंट स्ट्रक्चर्स डिस्कस किए, हमने डिहाइड्रो ऑक्सी एसीटोन का स्ट्रक्चर डिस्कस किया, मैंने ग्लाइसरल
एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर डिस्कस किया, राइबोस का स्ट्रक्चर, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, इन सब के स्ट्रक्चर्स मैंने आपके पास डिस्कस किए। इसके बाद मैंने डिस्कस किया आपको मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या, हमारे पास इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, हमारे पास स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है। फिर मैंने डिस्कस किया कि हमारे पास ट्राइओस क्या होता है, हेक्सोस क्या होता है, पेंटोस क्या होता है, इनके यूजेस डिस्कस किए, इनके डिफरेंट फॉर्म्स डिस्कस की कि हमारे पास जो है ट्राइओस में हमारे पास डिहाइड्रोऑक्सी एसीटोन आते हैं और ग्लाइस्ट्रल एल्डिहाइड आते हैं, और पेंटोस में हमारे पास राइबोलोज, राइबोस और डिहाइड्रोऑक्सी राइबोस आता है। और फिर हमारे पास अगर हेक्सोस की बात करें, हेक्सोस में हमारे पास ग्लूकोज आता है और फ्रुक्टोज आता है, फ्रुक्टोज के अलावा हमारे पास ग्लेक्टोज आते हैं। इनके यूजेस डिस्कस किए। जो ट्राइओस होता है वो हमारे पास क्या कहाँ पे एक्ट होता है, वो हमारे पास एज अ इंटरमीडिएट एक्ट करता है इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। और पेंटोस की बात की तो पेंटोस हमारे पास के जो इनमें राइबोस पार्ट है, राइबोस हमारे पास एटीपी, एनएडी और एफएडी का कंपोनेंट होता है। इसके अलावा और भी हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एनर्जी मॉलिक्यूल्स, उनके कंपोनेंट में हमारे पास राइबोस एक्टिवली इन्वॉल्व होता है। उसके अलावा हमने डिस्कस किया कि राइबोलोस क्या होता है। राइबोलोस हमारे पास एक आरयूपीपी एक सब्सटेंस होता है, एक मॉलिक्यूल होता है जिसमें हमारे पास ये होता है, उसके स्ट्रक्चर में मौजूद होता है और ये एज अ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर काम करता है। डिहाइड्रोऑक्सी हमने राइबोस डिस्कस किया जो कि हमारे पास डीएनए के स्ट्रक्चर में होता है। डीएनए के स्ट्रक्चर हमें पता है कि डीएनए किस लिए काम आता है। डीएनए हमारे पास काम आता है फॉर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग, इस प्रोसेस में काम आता है। और हेक्सोस की बात की तो यहाँ पे पास ग्लूकोज, ग्लैक्टोज और हमारे पास क्या आ गए, फ्रुक्टोज आ गए, जो हमारे पास एज ए सबस्ट्रेट काम करते हैं द फोटो रिस्पायरेशन प्रोसेस, और हमारे पास रिस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में एज ए सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट काम करता है। ठीक है, ये आपके पास बेसिक आ गया, आपके पास स्ट्रिंग स्ट्रक्चर्स आ गया, आपके पास ये सब कुछ आ गया। इस चैप्टर को बार बार रिवाइज करें, रीड आउट करें, क्योंकि ये पेपर के साइंस में बहुत ज़्यादा इंतहा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इनके हर टॉपिक जो है अहमियत के हामिल है। होप सो मैं कहती हूँ कि आपने जो है ये अच्छी तरह समझा होगा, आपको ये समझ आया होगा। इसको बार बार रिवाइज करें, इसको रीड आउट करें और घर में डिस्कस करें, पेरेंट्स से डिस्कस करें, आपके फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करें, और ये जो है ये बार बार पढ़ें और आप, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। और इसके शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, डिटेल एमसीक्यू सब अटेम्प्ट करें और देखें कि आपको आया है कि नहीं आया है, और ये देख लें कि आपको कहाँ से नहीं आया तो दोबारा लेक्चर लें, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट है वो फर्दर क्लियर हो। आज तक के लिए इतना काफ़ी है मेरी तरफ से, यहाँ पे बस है। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।